तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी क्लास ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर्स की। तो अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, सैम्पल पेपर की सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें आपको 4 तारीख तक पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों के ही आपको रोज़ कम से कम 1 या 2 सैम्पल पेपर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जो बच्चों आपका सैम्पल पेपर या जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का नहीं बच्चों, 70 नंबर का होने वाला है। गलत हो गया है। तो ये आपका 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपको समय मिलेगा इसका। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं आप लोगों के। तो इसमें क्या होने वाला है बच्चों, टोटल जो है वो 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिनमें से क्या होगा बच्चों, इसे 5 खंडों में बांटा गया है, क ख ग घ ङ। ठीक है ना। 1 से 17 तक जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो आपको 1 अंक मिलने वाले हैं इसमें। इसके साथ साथ क्या होगा, जो 18 से जो 19 जो प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, वो स्रोत आधारित प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों के। और जो खंड ग है, इसमें 20 से जो 23 तक ये लघु स्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वो 3 अंक का होने वाला है, जिसे आपको 80 से 100 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, और जो 24 से 28 तक जो प्रश्न होंगे बच्चों, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 120 से 150 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने हैं, है ना। और 29 से जो 30 जो प्रश्न होगा वो मानचित्र पर आधारित प्रश्न होने वाला है आप लोगों का, जो 5-5 अंक का होने वाला है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, भारत और विश्व के रेखा मानचित्र को भरकर आपको क्या करना है, अपनी जो उत्तर पुस्तिका है यानी जो पेपर है उसके पीछे आपको लगाने हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसमें आप लोग टेम्पलेट या स्टेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप से होने वाला आपका पेपर। तो इंग्लिश वालों, आप लोग भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो चलो अब हम पहला हमारा सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए में हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। तो याद रखिएगा बच्चों, ज्योग्राफी, इसमें ऑप्शन है एरिस्टोथेनिस ने, जो ग्रीक विद्वान थे, 282 में ईसा पूर्व में किया था। बी ऑप्शन है प्लेट, ग्रीक विद्वान ने किया था 252 ईसा पूर्व में। एरिस्टोथेनिस जो ग्रीक विद्वान थे 232 ईसा पूर्व में किया था। या अरस्तु जो ग्रीक विद्वान थे 222 में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आएगा बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद है, अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन मुझे पता है आप लोग यहाँ है ना, देखो मीटर के हिसाब से तो आप कहोगे यार ये तो माउंट एवरेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या है बच्चों, अन्नाईमुड़ी क्या है, दक्षिण में यानी प्रायद्वीपीय पठार की है। ठीक है ना बच्चों, तो गलती मत करना। नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा जो प्रश्न है कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी की बहुत सारी क्या है बच्चों, श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। हाँ बच्चों, अगर आपको पता होगा तो अगर हम मैप को इस तरीके से बनाएं, ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी कितनी है, 3214 है। और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर है। यानी और इसके साथ साथ इसके हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है, 30 डिग्री का अंतर देखा जाता है। तो इसका बच्चों जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, इसमें अभिकथन और कारण वाले हमें इसमें बताना है कि अभिकथन और कारण पढ़ के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला हमारा जिसमें प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया भारत को। हाँ बिल्कुल किया गया है। पहला आता है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा आता है हिमालय खंड, तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ठीक है ना, जी इसमें आता है। और तीसरा जो हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये 3 खंडों में बांटा गया है। तो इसका बच्चों एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथनों को मतलब अभिकथन और कारण को हमें बताना है। जैसे ऑप्शन है, भूकंपीय लेखी यंत्र को कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन क्षेत्रों में भूकंप नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा इसके अंदर बच्चों की प्राथमिक तरंगे गैस, ठोस, द्रव
तीनों माध्यमों में चलती गुजरती हैं और ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। हाँ बिल्कुल पहुंचती हैं। लेकिन बच्चों जो है ना, अभिकथन जो है ना वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा। आप देखो, वो छाया क्षेत्र के बारे में बता रहा है, ये तरंगों के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतर देखा जा रहा है। यानी क्या है बच्चों, दोनों कथन ही सही हैं, गलत नहीं है। यानी कथन जो है, यानी जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी ए और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सूर्य की किरणें हैं बच्चों, तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगती है? तो 8 मिनट 311, मतलब 8.311, लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड लेती है हमारा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी के बारे में सही नहीं है? तो ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यहाँ बिल्कुल है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता या मंजरा इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल है। और ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो बच्चों ये गलत है, यानी गोदावरी नदी है ना बच्चों, वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ नहीं बता रखा है। तो इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बाहरी ग्रहों के नाम बता। आप सभी को बताइए जो हमारा अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में हमारा क्या है बच्चों? अंतरिक्ष में हमारे जो ग्रह, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध और शुक्र, पृथ्वी, ठीक है ना, और मतलब फिर मंगल आता है ना। तो उसके बाद ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं? तो आपको दिख रहा होगा, शनि, बृहस्पति नहीं हो सकता, यूरेनस, नेपच्यून तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी बुध और शुक्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें मिलान करना है। निम्नलिखित को सही मिलान हमें बताना है। जैसे कि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है क्षोभमंडल में, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ आपका रेडियो तरंगों को पृथ्वी से वापस लौटाने का कैसा काम है? आयन मंडल का काम है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि अधिकतम ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ताप प्रवणता में एकदम गिरावट क्षोभमंडल में आता है। तो इसका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर है? तो हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर है बच्चों? टैथिस। ठीक है, टैथिस सागर है। पहले यहाँ टैथिस सागर था, अब हिमालय है। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, उस यंत्र का नाम बताइए जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। तो बच्चों भूकंप की गति को जो मापने का जो है वो कौन सा यंत्र है? इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ये आप मुझे ऑप्शन, मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक ज़्यादा स्वीकार किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा है बिग बैंग की थ्योरी, जो है वो 1920 में एडविन हब्बल द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी का प्रकार नहीं है? तो देखो बच्चों, गार्जिक घाटी है, वी आकार की घाटी भी घाटी है, कैनियन भी घाटी नहीं, छिपरिका एक क्या है बच्चों? स्थल रूप है। तो बी बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय की स्थलीय सीमा 7 देशों से छूती है, इनमें से कौन सा देश नहीं छूती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हाँ ऑफकोर्स छूती है बच्चों, नेपाल से भी छूती है, भूटान से भी छूती है, चीन से और बांग्लादेश से भी छूती है, लेकिन श्रीलंका से नहीं छूती है बच्चों। ठीक है, याद रखिए श्रीलंका से नहीं छूती है। चलो नेक्स्ट है, अक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? तो अक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया मिट्टी का निर्माण। ठीक है बच्चों, यानी मिट्टी का निर्माण अक्षय का महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होता है। अब इसका 20 सेक्शन में आते हैं जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, पैराग्राफ। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें से जैसे एक पैराग्राफ दे रखा है, चलो पैराग्राफ को देख लेते हैं। इसके अंदर पहला है, स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए स्तंभ होते हैं और ये आधार पर कंदरा की छत पर पास मोटे होते हैं। ठीक है, और छत के छोर पर पतले होते हैं और उनके आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेक्टाइट कंदराओं के फर्श पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और स्टैलेक्टाइट ठीक इसके नीचे पाइप की आकृति में क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे जैसे सपोज करो ये गुफा है, ठीक है, तो गुफा में क्या होती है बच्चों? बहुत सारी ना, मतलब ऊपर से बारिश होती है, तो बारिश में जो चूना युक्त चट्टाने हैं वो नीचे आने लग जाता है। इस तरीके से कंदराओं में क्या होता है? इस तरीके से मतलब जो पानी यहाँ आता है, लेकिन जो चूना पत्थर ऊपर ही जम जाता है और पानी जो होता है नीचे की ओर आ जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है? निर्माण आकृति का हो जाता है।
तो जो ऊपर की ओर होते हैं उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं और इसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। ठीक है बच्चों, जो कंदराव के फर्श पर होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं उपयुक्त अनुच्छेद किस भू आकृति का उदाहरण है। तो ये हिमनद से बना हुआ है। हिम यानी बर्फ से बनने वाली क्या है बच्चों, आकृति है। सॉरी गलत हो गया, भूमिगत जल से। ठीक है, भूमिगत जल से बनने वाली क्या है बच्चों, आकृति है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो कंदराव की छत पर लटकते हुए स्तंभ को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो चूना युक्त जो चट्टानों में मुख्यतः कौन सा रसायन पाया जाता है, तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक और पैराग्राफ है इसमें दिया गया है कि पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, देखते हैं क्या है। तो नदियाँ प्रदूषित क्यों होती हैं। क्या अपने शहरों में गंदे पानी और नदियों में गिरते हुए देखा है। औद्योगिक जो कूड़ा करकट होता है कहाँ डाला जाता है, बहुत से शमशान घाटी नदी किनारे हैं, है ना। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है और कुछ त्योहारों पर फूल और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान और कपड़े धोना नदी के जल प्रदूषित करता है। और नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ, जैसे गंगा स्नान हो गया, ठीक है ना, इससे दे रखा है गंगा एक्शन प्लान, यानी आपको नमामि गंगे भी कह सकते हैं ना। चलो, तो नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों, तो अपवाह तंत्र कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नदियों के प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। जैसे कैसे किया जा सकता है, औद्योगिक कूड़ा करकट नदियों में ना डालकर, मृत शरीरों को नदियों में ना डालकर, और त्योहारों पर वस्तुओं का विसर्जन को रोककर। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ आ चुके हैं, जिसमें शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर के हैं। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आगे हम पढ़ क्यों रहे हैं भूगोल। तो बच्चों अगर हम भूगोल का अध्ययन करेंगे तो हमें समाज की विभिन्नता के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और समाज के बारे में हम आसानी से इसे समझ सकते हैं, जिससे क्या होता है विश्व स्तर पर हम शांति और भाईचारे की भावना को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, जब हम ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, भूगोल पढ़ने से हमें क्या करता है, भूपृष्ठ पर अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, पहाड़ पर्वत झरने, इन सबको समझने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। और इसके बारे में पता करते हैं कि आखिर समय स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल से क्या करते हैं, भूगोल मानचित्र के जरिए हम वास्तविक पृथ्वी को समझ सकते हैं। धरातल विभिन्न तत्वों और दृश्यों को हम पहचान सकते हैं, वो केवल किसको पढ़कर, भूगोल पढ़कर। ठीक है, और भूगोल इसके साथ साथ भूगोल क्या होता है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित होता है और कंप्यूटर कार्टोग्राफर पर आधारित होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी संकल्पना दी गई है। तो देखो पहला है निहारिका परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के जो जनक थे ना, वो जो इमैनुअल कांट थे, और इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादलों से क्या हुआ है, हमारे ग्रहों का निर्माण हो। इस तरह से क्या होता था, एक बादल था, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, सारे की सारी गैसें एक जगह इकट्ठी होने लग गई, इसके कारण क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ था। एक बात ये कही जाती है। दूसरी है लाप्लेस की परिकल्पना। अब लाप्लेस की ये कहते हैं कि ये जो घूमती हुई, जैसे ये आपको दिख रहा है बादल, तो घूमती हुई बादल का जो कोणीय संवेग क्या हो गया, बढ़ गया, और नेबुला क्या हो गया, और ज़्यादा संकुचित हो गया, और उसके बाहरी क्या हुआ, एक छल्लो टाइप से ना, मतलब क्या हुआ, बाहर निकलकर बाहर आ गया, और इस तरीके से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। इसमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम है चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने कहा कि भैया ये सूर्य था। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा कि ये सूर्य था, तो सूर्य से मतलब या मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह सूर्य पास से गुजरा, और सूर्य का कुछ भाग जो था ना, उस शिकार के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल कर आ गया, और यही जाके क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, ग्रह बन गया। ये 3 सिद्धांत दिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत की लंबी तटरेखा के आखिर लाभ क्या हैं। तो देखो भारत की लंबी तटरेखा के लाभ बहुत सारे हैं। जैसे क्या होता है, ये बंदरगाहों के विकास, यानी पत्तन जो होता है ना बच्चों, पत्तन के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ रोजगार काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। व्यापार के लिए यहाँ उपयोगी जलमार्ग, जो उपयोगी क्या है, जलमार्ग की स्थापना की जा सकती है। ठीक है ना। और भारत की लंबी तटरेखा से सबसे बड़ा लाभ क्या है, अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित, या यूरोप या पश्चिमी एशिया, दक्षिणी या पूर्वी एशिया, चीन के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों से हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, इन देशों से भी हम क्या कर सकते हैं, व्यापार आसानी से कर सकते हैं।
तो इसमें है जैसे इन देशों से हम व्यापार कर सकते हैं, ये सारे लाभ हैं भारत के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाद द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल संभर क्या के आधार पर भारतीय अपवाद द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया बच्चों। जैसे कि इसमें आता है पहले प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक है ना, जिसमें बच्चों प्रमुख नदी द्रोणी में आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा। ठीक है, ये आती है और ये लगभग पूरे भारत का लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या करती कवर करती है, और इसमें 14 नदियों को इसमें शामिल किया गया है ना। और दूसरा आता है मध्यम नदी द्रोणी। इसमें क्या होता है कि जैसे कालंदी हो गई, पेरियार हो गया, मेघना हो गया, इस प्रकार से 44 नदियां हैं। ठीक है, और ये नदियां लगभग 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई हैं, इसलिए मध्यम नदी द्रोणी कहते हैं। तीसरा आता है बच्चों आपका लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाद तंत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ठीक है ना बच्चों, ये बस इतने एरिया तक रहती हैं। ठीक है ना, चलो तो ये था। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के स्रोतों के बारे में कि हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आता है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष इसके अंदर क्या आता है बच्चों, खनन आ रहा है, खोद के हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता होगा सबसे पहले पृथ्वी तक आज तक केवल 12 किलोमीटर तक ही खोदा जा चुका है। कहाँ खोदा गया था, रूस द्वारा आर्कटिक ओशन में। ठीक है, कोला नामक जगह पे खोदा गया था। ज्वालामुखी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का एक प्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि ज्वालामुखी लावा भी क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। अप्रत्यक्ष वहाँ तुक्का लगा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, है ना। जब हम पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ पृथ्वी से जो उल्का पिंड आती है ना, उल्का पिंड वो भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, भूकंपीय तरंगे भी हैं। इससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक आता है भूकंपीय तरंगे, जैसे प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे भूगर्भ की जानकारी के सहायक स्रोत माने जाते हैं। अब अथवा में एक और क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं आखिर उसका महत्व क्या है बच्चों। तो भाई इसका क्या महत्व है, पहला तो देखो समझ लो। वायुमंडल में वायु की गति के कारण क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म धूलकण उड़ते रहते हैं, ठीक है ना, हवा के कारण। और ये धूलकण क्या करते हैं, विभिन्न जैसे क्या होता है, इनमें क्या होता है, सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, है ना, धुएं, कलकी और उल्कापात होता है बच्चों इसके अंदर। और धूलकण क्या करते हैं बच्चों, ये बादल बनाते हैं और वर्षा लेकर आते हैं। और धूलकण क्या करते हैं, सूर्य को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। और उससे बहुत सारे भागों को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट बुक जो हम आगे जो सेकेंड सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना होता है, इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं ना। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग के दिखाई देते हैं बच्चों। सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों कि भूकंप को परिभाषित कीजिए और भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, भूकंप एक साधारणतः भूमि में कंपन होना या पृथ्वी का हिलना या अचानक झटके आना या पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना, ये सारा चीज़ें क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती हैं। अब भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है विवर्तनिकी भूकंप। अब विवर्तनिकी भूकंप मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, भ्रंश तल के किनारे जो चट्टानें जब सरक जाती हैं, 2 चट्टानें हैं तो जो 2 चट्टानें जब अचानक क्या होते हैं, सरक जाती हैं, ठीक है, तो आसपास क्या होता है बच्चों, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे विवर्तनिकी भूकंप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि महासागर और महाद्वीपों का टकराना, है ना, या एक दूसरे से दूर चला जाना, ये कारण होते हैं। चलो नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप ये क्या है, विशिष्ट प्रकार के विवर्तनिकी भूकंप होते हैं और ज्वालामुखी भूकंप इन्हें समझा जाता है और ये ज़्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी में होते हैं। यानी जैसे उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप, ये जब फटते हैं तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है निपात भूकंप। निपात भूकंप क्या होते हैं, खनन ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ खनन ज़्यादा किया जाता है ना। और ज़्यादातर खनन करने से क्या होता है, भूमि की जो छत होती है ना वो ढह जाती है, नीचे गिर जाती है, जिसके कारण भूकंप के हल्के झटके क्या होते हैं, महसूस किए जाते हैं। इसे निपात भूकंप कहते हैं बच्चों। जो ज़मीनें अचानक धंस नहीं जाती ज़मीन के अंदर, तो उसे निपात भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों विस्फोट भूकंप। अब विस्फोट भूकंप क्या है, कभी कभी क्या होता है, परमाणु या रासायनिक विस्फोट किया जाता है ना बच्चों, जैसे राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, तो इससे आसपास में क्या झटके महसूस होते हैं, इसे क्या कहते हैं, परमाणु भूकंप कहा जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है बांध जनित भूकंप। यानी जो बड़े बांध, अर्थात कोई बांध है अचानक टूट जाए
तो बांध के टूटने से क्या होता है, आसपास भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, आगे कोई भूकंप आता है तो आगे इसके प्रभाव क्या होते हैं, जब जमीन हिलने लग जाती है, भूस्खलन हो जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है, बर्फ गिरने लग जाती है, आग लग जाती है, वस्तुएं गिरने लग जाती है, बांध टूट जाते हैं ना बच्चों, बांध के जो तट है वो टूटने लग जाते हैं, इमारतें गिरने लग जाती हैं, ढांचे ध्वस्त होने लग जाते हैं, सुनामी आने लग जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, नदियों में बहुत सारी सुनामी आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों कि प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों में आखिर अंतर होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे हम लोग पी तरंग और एस तरंगों के बारे में, ठीक है ना बच्चों, अंतर के बारे में। तो पी तरंगे क्या होते हैं, तेज गति से चलती हैं और जमीन पर या धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। और इसके साथ जो पी तरंगे होती हैं बच्चों वो ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और ये ठोस, गैस, तरल तीनों माध्यमों में क्या होती है, गुजरती हैं। और पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की समानांतर दिखाई देती है। ये सैलों के संकुचन या फैलाव के कारण उत्पन्न होता है। जो चट्टानें होती है ना, संकुचित हो जाती हैं, पतली होती हैं या उनमें फैलाव होता है, तब उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है द्वितीयक तरंगे। अब द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं, तो इस तरंगों में क्या होता है, धीमे गति से चलती है और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे एस तरंगे भी। और ये सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। और एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा से क्या होती है, समान होती है। और ये शैले के उभार या गड्ढों के उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये होती है वजह पी और एस तरंगों में अंतर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गंगा नदी अपवाह तंत्र की 5 विशेषताएं। तो देखो बच्चों, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले गोमुख से यानी गंगोत्री से निकलती है, जो 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, देवप्रयाग के भागीरथी और अलकनंदा दोनों के आपस में मिलने से इसके बाद ये क्या कहते हैं, गंगा कहलाती है। और ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है बच्चों, प्रवेश करती है। सॉरी बच्चों, गलती होगी, कहाँ गया, हाँ, मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, ये अंत में ये दक्षिण मुखी होकर 2 धाराओं भागीरथी और हुगली में बढ़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने की वजह से पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को पद्मा भी कहा जाता है, याद ना, ठीक है ना। इसके साथ इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो हिमालय से निकलता है और 12 नदियाँ होती हैं बच्चों यहाँ। ठीक है, और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, मौसमी होती हैं। इसकी जैसे यमुना क्या है, गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदी है, पश्चिमी सहायक नदी है। और सोन इसके दाहिने किनारे पे मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है ना। और यहाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये है बच्चों गंगा नदी की विशेष, एक नदी की विशेषता जरूर पूछेगा पेपर में आप लोगों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए चित्र से। तो देखो बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 विस्तृत परतों में यानी हेमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में बांटा गया है। तापमान और वायु दाब के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है क्षोभमंडल। अब बच्चों बोलोगे क्षोभमंडल क्या होता है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है बच्चों। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 13। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है ना। और आप देखते हो ना, मौसम जितनी बात, वर्षा होना, सारा काम इसी में घटनाएं होती है। मौसम बनना, ऋतु का चेंज होना, बारिश का होना, सारा इसी में होता है। और ये मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है क्षोभमंडल। दूसरा आता है समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई बच्चों 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसके निचले भाग में 200 यानी 20 किलोमीटर में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। और इसके ऊपर 50 किलोमीटर में ऊंचाई जब जाते हैं ना तो तापमान बढ़ने लग जाता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। और इसी में क्या होता है बच्चों, ओजोन परत भी क्या होती है, आती है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को आने से क्या करती है बच्चों, रोकती है। नेक्स्ट आता है मध्यमंडल। अब मध्यमंडल क्या है बच्चों, तो जैसे कि ये 50 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है और तापमान में इसमें क्या होता है, गिरावट आ जाता है मध्यमंडल में। और एक आता है आयन मंडल। आयन मंडल का जो विस्तार होता है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और यहाँ गैस, धूलकण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आयन मंडल में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है ना, वो यहीं से जाके वापस होकर हमारी पृथ्वी पर आते, तभी हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वरना तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे ना। और बाह्य एक आता है बाह्य मंडल। ये आयन मंडल की जो ऊपरी भाग होता है उसे बाह्य मंडल कहते हैं बच्चों। और इस परत में वायु में बहुत ही विरल होने लग जाती है, हवा बहुत कम होने लग जाती है और धीरे धीरे इसके बाद अंतरिक्ष चालू होने लग जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है।
नेक्स्ट आता है मृदा निर्माण में प्रमुख सहायक कौन कौन से जैविक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मृदा निर्माण में जो जैविक क्रियाएं किस प्रकार निर्माण करते हैं बच्चों, पहला आता है जलवायु। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? जलवायु। यानी जलवायु क्या करते हैं, जो शैल चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और अधिक वर्षा क्या करते हैं, मिट्टी में हुमस की मात्रा बढ़ा देती है। और भारी वर्षा के कारण मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ज़्यादा वर्षा हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, मूल पदार्थ। यानी जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय हुआ उसी प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे अगर ज्वालामुखी चट्टानों से अगर अपक्षय टूटा फूटा हुआ है तो उसी प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में मिट्टी वहाँ के आधार शैलों पर कारण काली होती है ना बच्चों, दक्षिण, क्योंकि वहाँ क्या कायांतरित शैलें हैं। उच्चावच, देखो पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत क्या होती है, पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है ना। और समय, आप सभी को पता है कि मिट्टी की एक परत बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। तो मृदा का निर्माण बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और नेक्स्ट है जैविक क्रियाएं। वनस्पति और बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मृदा के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, जो उसको क्या करते हैं और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। अब जैविक क्रियाएं मृदा निर्माण में किस प्रकार सहायक होती है ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर होता क्या बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जैविक क्रियाओं से उत्पन्न जो अपक्षय भी द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जैसे चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक, ये क्या करते हैं, मृदा निर्माण को अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये मृदा को बार बार क्या हो, ऊपर नीचे करते रहते हैं। और केंचुए क्या करते हैं, रसायन मिट्टी का गठन करते हैं। इन जीवों द्वारा क्या होता है, बिल खोदने के कारण क्या होता है, मृदा की सतहों का निर्माण होता है। बिल खोदते रहते हैं ना जीव जंतु। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और मृत पौधे, जड़ें मृदा को क्या करती हैं, हुमस प्रदान करती है, जिससे बैक्टीरिया अपने कार्यों के आरंभ कर देते हैं, है ना बच्चों। और यही क्या करते हैं, मृदा को ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में 5 अंतर बताने हमें इसके अंदर। तो बच्चों प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन खंड है। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है, एक उत्खंड के रूप में हुआ था। ठीक है ना। और कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था, ये एक साथ अधिक इकट्ठा था। और केवल इसके तटीय क्षेत्र क्या होते, अल्प अवधि में ही समुद्र में डूब गए थे, बहुत कम समय में। और प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः क्या है बच्चों, अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। अवशिष्ट पर्वत, हिमालय पर्वत की बात की जाए तो हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। हिमालय में क्या है, मूड़दार पर्वत है जो विभिन्न भू आकृतिक हलचलों से बना हुआ है। ठीक है, और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैथिस अवसादों से हुई है। यहाँ पहले टैथिस सागर था, इसके बाद हिमालय आया है। ठीक है बच्चों। और हिमालय से संबंधित जो पर्वत श्रेणियाँ कमज़ोर है, लचीली हैं, जिसके कारण वलन यानी झुकाव आता रहता है। और हिमालय विवर्तनिकी पर्वत है, इस कारण यहाँ नदियाँ क्या होती है, युवा अवस्था में और तीव्र गति से क्या होती है, बहती हैं। बहुत तीव्र गति से क्या होती है, यहाँ की नदियाँ बहती है। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषता। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो, प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है ना बच्चों। यहाँ राजमहल, जो कटक और क्या नाम है, गिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियों से क्या होता है, ये पूरा भाग क्या होता है बच्चों, घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है ना बच्चों, वो मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये पठार भूपरपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर है। और कैम्ब्रियन कल्प में ये भूखंड क्या था, एक साथ ही था। कैम्ब्रियन काल में क्या था, ये भूखंड क्या था, एक साथ एक ही जगह पर था, है ना बच्चों। और इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में अरावली की पर्वतें हैं, विंध्याचल की पर्वतें हैं, सतपुड़ा की पर्वतें हैं, पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है। ठीक है ना, ये है चीज़ें। और यहाँ की यानी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी नर्मदा नदी है, तापी है, महानदी है ना बच्चों। सतपुड़ा ब्लॉक भी है यहाँ। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आ जाता है बच्चों आप लोगों का मैप का सेक्शन आ जाता है। देखो बच्चों, मैप का सेक्शन में ना आपको मैप सारे करवा दिए हैं, जाके मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, ये मैप वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोग खुश रहें।